दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मीडिया बोल के नए अंक में आपका स्वागत है। अपने देश में जो फेसबुक, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप जितने इस तरह के सोशल मीडिया से लिंक्ड प्लेटफॉर्म्स हैं या ऐप हैं, उनको लेकर कंट्रोवर्सी कोई नई नहीं है, बहुत वर्षों से रही है। समय समय पर उस पर तमाम बातें सामने आती रही हैं, खबरें आती रही हैं, सवाल उठते रहे हैं, बयान आते रहे हैं। और दुनिया के अन्य मुल्कों का अगर आप वहाँ का हाल देखिए तो जो विकसित पूंजीवादी मुल्क हैं या जो अपने को बहुत लोकतांत्रिक मुल्क कहते हैं, वहाँ भी इस तरह के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी बहुत आलोचना होती रही है, खासकर डेमोक्रेसी, लोकतंत्र से उनके रिश्तों को लेकर कि कैसे वो बहुत सारे मुल्कों में वहाँ के सियासतदानों के साथ या किसी लॉबी के साथ मिल करके और जिस तरह का आचरण करते हैं, जिस तरह की लॉबिंग करते हैं, उससे लोकतंत्र को काफ़ी उस पर प्रभाव पड़ता है और निगेटिव प्रभाव पड़ता है। लेकिन अभी पिछले दिनों हमारे देश में जो एक खबर एक विदेशी अखबार की आई, वॉल स्ट्रीट जर्नल, जो दुनिया का बहुत मशहूर अखबार है, और उस खबर के बाद एक फिर से ताज़ा विवाद खड़ा हो गया है। और इस विवाद में जो सियासतदान हैं वो भी एक दूसरे के आमने सामने हैं। मीडिया जो हमारे देश का है उसमें भी सवालात उठ रहे हैं। लेकिन जो सत्ताधारी दल है बहुत पुख्ता ढंग से अपने को डिफेंड कर रहा है, और न केवल अपने को डिफेंड कर रहा है बल्कि प्राकारांतर से वो फेसबुक को भी डिफेंड कर रहा है। क्योंकि जो बयान आ रहे हैं उसमें ये आ रहा है कि ये सोशल मीडिया एक लोकतांत्रिक क्रांति है, एक तरह की रिवोल्यूशन है, और उस पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं गलत है। और ये बात इसलिए आई कि राहुल गांधी ने एक आरोप लगाया, उन्होंने जो बातें कही उसके मुतल्लिक उनका ये कहना था कि भारतीय जनता पार्टी या सत्ताधारी जो लोग हैं वो फेसबुक का इस्तेमाल कर रहे हैं और फेसबुक जो है उनको एक तरह से सपोर्ट कर रहा है या उनकी मदद कर रहा है। अब इस तरह के जो बयान हैं एक दूसरे के, हम उनमें नहीं जाएंगे क्योंकि सियासतदान एक दूसरे का बयान को काटते हैं, एक और नया बयान देते हैं, अपने बयान को ज़्यादा पुख्ता, ज़्यादा मजबूत बताते हैं। लेकिन दोस्तों, जो फेसबुक हो या व्हाट्सएप हो, इस तरह के जितने प्लेटफॉर्म्स हैं या ऐप हैं, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इनको लेकर समाज में भी हमारे जो नागरिक समाज है, हमारा जो बौद्धिक समाज है, इसमें भी समय समय पर लगातार सवाल उठते रहे, और सवाल केवल हवा में नहीं उठते रहे हैं, बड़े पुख्ता मुद्दे रहे हैं और ठोस आधार रहे हैं उसके। क्योंकि फेक न्यूज का और एक तरह से हेट न्यूज का, यूं कहा जाए, हेट जो घृणा जगाने वाली, आपस में विभाजित करने वाली जो बातें हैं, उनका खुल्लम खुल्ला कारोबार जिस तरह से खासकर व्हाट्सएप के जरिए और दूसरे और जो प्लेटफॉर्म्स हैं सोशल मीडिया के, उनके जरिए आया है, वो भयानक है। मैं ये नहीं कहूंगा कि भारतीय समाज में ये पहली बार ऐसा हुआ है, क्योंकि हमारे मुल्क में अगर आप इतिहास देखें तो अरसे से फेक न्यूज, अफवाह, झूठ का कारोबार ये सब चलता रहा है। लेकिन ये ऑर्गेनाइज्ड प्लेटफॉर्म्स हैं जो डेमोक्रेटिक होने का दावा करते हैं और जो रिवोल्यूशनरी, सोशल रिवोल्यूशन करने का दावा करते हैं। तो मुझे लगता है कि यहां जरूर एक बहस का मुद्दा आता है, और हम आज इसी विषय पर बात कर रहे हैं। हमारे साथ दो जानकार जो इस मुद्दे पर बहुत जानकार लोग हैं। हम एक प्रोफेसर डॉक्टर विनीत कुमार जो दिल्ली विश्वविद्यालय में हैं, जिन्होंने मीडिया पर कई किताबें लिखी हैं और सोशल मीडिया पर उनकी एक्सपर्टाइज है, हम उनसे भी बात करेंगे। हमारे साथ हिंदी के बहुत चर्चित युवा लेखक सिद्धार्थ जुड़ रहे हैं, और सिद्धार्थ न केवल अच्छे संपादक, अच्छे लेखक, अच्छे अनुवादक हैं, बल्कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का उन्होंने काफ़ी जबरदस्त, एक तरह से यूं कहा जाए, उपयोग किया है। और सोशल मीडिया के अगर क्रिटिक हैं तो सोशल मीडिया के वो उपयोगकर्ता भी हैं। हम इन दोनों की राय लेंगे। डॉक्टर विनीत कुमार, मैं आपसे पहले यही जानना चाहता हूं कि वॉल स्ट्रीट जर्नल की जो खबर आई और उसके बाद भारत में जो सियासतदान हैं, जो आम नागरिक समाज है, भद्रजन हैं और संपादक पत्रकार भी हैं, इन सभी लोगों में एक बहस छिड़ गई है। और बात ये भी हो रही है कि
क्या इसका इसका हल क्या है इस तरह के जो दुरुपयोग हो रहे हैं? आपको क्या लगता है इस कंट्रोवर्सी के बारे में? अभिव्यक्ति का स्वस्थ, पारदर्शी और तटस्थ मंच होने का जो दावा फेसबुक की तरफ से होता रहा है, द वॉल स्ट्रीट जर्नल की इस स्टोरी ने उस गटर को खोल दिया है जिसके भीतर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर, तटस्थता के नाम पर तमाम तरह के धर्म और कारोबार होते रहे हैं। ये कारोबार निश्चित रूप से लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। ये लोकतंत्र के खतरे हैं जिसकी तरफ द वॉल स्ट्रीट जर्नल की स्टोरी ने इशारा किया है। लेकिन उर्मिलेश, यहाँ मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगा, ये कोई पहली स्टोरी नहीं है जिसमें कि फेसबुक पर सवाल उठाए गए हैं। अमेरिका में लगातार और ब्रिटेन में लगातार इससे संबंधित मामले आए हैं और वहाँ की मीडिया ने इसे कवर किया है। खुद द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इससे पहले स्टोरी की है, द गार्डियन में इस पर लंबी स्टोरी आ चुकी है। यहाँ तक कि अकादमिक दुनिया में इस पर बेहतरीन शोध कार्य हो रहे हैं। मेरे पास एक किताब है जो कि मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहूँगा, एंटी सोशल मीडिया, और ये किताब शिवा वैद्यनाथन ने बहुत ही रिसर्च करके लिखी है और इसमें वो उसका जो सब टाइटल है कि हाउ फेसबुक डिस्कनेक्ट्स अस एंड अंडरमाइंस डेमोक्रेसी, कि किस तरह से फेसबुक लोकतंत्र के लिए एक खतरे के रूप में, यानी लोकतंत्र के खिलाफ जाकर काम करता है। जब हम विपक्ष की बात करते हैं तो भारत के संदर्भ में, तो इसका मतलब सिर्फ कांग्रेस नहीं है। सोशल मीडिया के संदर्भ में तो खैर बिल्कुल भी नहीं है, वहां इसकी स्थिति बहुत कमजोर है। सोशल मीडिया में विपक्ष का मतलब यह है कि संसद में अगर विपक्ष की भूमिका सही नहीं देखी जा रही या विपक्ष अपनी भूमिका से कहीं चूक जा रहा है, तो सोशल मीडिया पर नागरिक समाज सत्ता और सरकार की नीतियों से असहमति दर्ज करते हुए अपनी बात कर सकता है और करता है। शुरुआती दौर में ही इसकी छवि है जो सत्ता के खिलाफ खड़े होकर बात करे। ऐसे में विपक्ष को कांग्रेस सिर्फ मान लेना दरअसल विपक्ष की पूरी अवधारणा को रिड्यूस करना है। आप कांग्रेस के नहीं हैं, आप लेफ्ट लिबरल नहीं हैं, आप एक सामान्य नागरिक हैं और आप सरकार की कई नीतियों का समर्थन करते हैं, लेकिन बीच में किसी नीति, किसी फैसले से आपको असहमति होती है और आप उनसे असहमति दर्ज करते हुए लिखते हैं, आप ट्रोल किए जा सकते हैं, आपका पीछा किया जा सकता है। इतना ही नहीं, इस देश में ज्यादातर समाचार चैनल सरकार के पक्ष में बात करते हैं, उनके पक्ष में माहौल बनाने का काम करते हैं, मीडिया संस्थान सरकार के पक्ष में माहौल बनाने का काम करते हैं। अगर आप उनसे असहमति दर्ज करते हुए उनके कार्यक्रमों पर कोई टिप्पणी करते हैं तो लोग पिल पड़ते हैं। इसका मतलब यह है कि विपक्ष सिर्फ पार्टी तक सीमित ना होकर उन तमाम आवाजों, उन तमाम असहमतियों के खिलाफ नागरिक समाज में खड़ा है जिससे कि सरकार को या सत्ता को चुनौती मिलती है। इसलिए विपक्ष के सवाल को व्यापक संदर्भ और दायरे में देखने की जरूरत है और फेसबुक पर अगर विपक्ष की आवाज दबाई जाती है तो एक तरह से हम वो जिस वर्चुअल स्पेस में एक डेमोक्रेटिक सेटअप की बात कर रहे हैं और जो जकरबर्ग का दावा रहा है कि ये एक अभिव्यक्ति की आज़ादी का खुला मंच है, ये दावा बहुत कमजोर पड़ते हैं और इससे आने वाले समय में लोकतंत्र और जर्जर होगा। या तो फेसबुक की अपनी नीतियों को बहुत ही तटस्थ और पारदर्शी तरीके से पालन करना होगा या फिर उसे दोबारा सोचना पड़ेगा कि अगर वो लोकतांत्रिक इस पूरी गतिविधियों में शामिल है तो उसकी जिम्मेदारी सुनिश्चित हो। और विनीत, हमारा ये समझना है अपने श्रोताओं के लिए, अपने दर्शकों के लिए कि आप सोशल मीडिया का आपने अध्ययन किया है, आप उसका उपयोग भी करते हैं। भारत जैसे मुल्क के लिए इस पूरे विवाद को आप कैसे देखते हैं, जहां पर जो मुख्य धारा का मीडिया है अपने देश का, उससे भी एक गहरी निराशा हमारे दर्शक को है, हमारे श्रोता को है, हमारे पाठक को है। और वो सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म उसको नया मिला है, उसके जरिए उसको लगता है कि उसकी बात बहुत दूर तक पहुंच जाती है जो और किसी जरिए से नहीं पहुंचती। तो ये जो पहलू है, इस पहलू को ये जो कंट्रोवर्सी सामने आई है, अगर उसको सामने रख कर देखें तो उसको आप कैसे व्याख्यायित करेंगे एक एक्सपर्ट के नाते और उपयोगकर्ता के नाते? सोशल मीडिया के साथ एक दिलचस्प इतिहास ये है कि शुरुआती दौर में इसका इस्तेमाल पूरी दुनिया में और भारत में भी विपक्ष की भूमिका के तौर पर हुई और इसने एक तरह से इसकी इस तरह की छवि बनी कि अगर संसद में विपक्ष कमज़ोर है, अपनी बात ठीक से नहीं कर पा रहा है, सरकार की नीतियों का प्रतिरोध नहीं कर पा रहा है, तो उससे ज़्यादा मजबूत विपक्ष सोशल मीडिया पर है।
भारत में 2011 में जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन की शुरुआत हुई और 73 साल का एक बुजुर्ग इस देश के भ्रष्टाचार को लेकर और लोकपाल की मांग को लेकर जंतर मंतर पर धरना देता है, उसी दौरान फेसबुक पर इंडिया अगेंस्ट करप्शन हैशटैग के साथ एक पेज बनता है जिसमें रातों रात 4 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स हो जाते हैं। इन सब की चर्चा अंकित लाल ने अपनी किताब इंडिया सोशल में की है, जिन्होंने कि शुरुआती दिनों में अन्ना आंदोलन और बाद में आम आदमी पार्टी के लिए भी काम किया। तो इसलिए पहली बात तो उर्मिलेश कि भारत में फेसबुक की जो शुरुआत हुई वो सीधे सीधे राजनीतिक दल के तौर पर नहीं हुई, बल्कि एक राजनीतिक दल के जन्म लेने की पूर्व पीठिका के तौर पर हुई। एक पृष्ठभूमि तैयार की गई और एक राजनीतिक दल उभर कर हमारे सामने आया। जब यूपीए 2 को सीधी चुनौती मिलनी शुरू हुई इस आंदोलन से, तो एक एक करके सारे राजनीतिक दलों ने इसमें बड़ी संभावना देखी और अब एक एक राजनीतिक व्यक्ति के ट्विटर और फेसबुक और इंस्टा और तमाम तरह के हैंडल अकाउंट करने के लिए लोग हायर किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया का सवाल उर्मिलेश सिर्फ और सिर्फ कानून और विधि पर केंद्रित नहीं है। ये पूरा सिविक सेंस और कॉमन सेंस से जुड़ा हुआ मसला है। ये हमारे मनोविज्ञान पर, हमारे जीवन व्यवहार पर, हमारी जिंदगी पर सीधा सीधा असर करता है। इसलिए किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में कानून तो जरूरी चीज है, लेकिन उसके साथ ही साथ लोगों का व्यवहार, उसके सिविक सेंस का होना बहुत जरूरी है। और इसलिए मुझे लगता है कि कानूनी प्रक्रिया के साथ साथ हमें नागरिक समाज के भीतर उन तमाम कार्रवाइयों के बारे में विचार करना होगा, उन प्रावधानों के बारे में बात करनी होगी, उन व्यवहार को लेकर बात करनी होगी जहां से इसकी जड़ें हिल रही है। और फेसबुक पर जो लगातार फेक न्यूज और लगातार हेट स्पीच आ रहे हैं, वो कहां से आ रहे हैं, कौन प्रोड्यूस कर रहा है, पता नहीं चलता कहां से आ रहा है और अचानक से वो एकदम से वायरल होना शुरू होता है। तो इस तरह से सबसे ज्यादा जरूरी चीज ये है कि एक नागरिक के तौर पर सोशल मीडिया पर लोग कैसे व्यवहार कर रहे हैं और वो नागरिक जिन जिन संस्थानों से, जिन जिन पेज से, जिन जिन हैशटैग के साथ वो अपडेट कर रहा है, उन सब का किससे संबंध है। ये बहुत ही जटिल प्रक्रिया है, लेकिन सबसे सरल ये है कि इसका तुरंत असर होता है और इस पर लोकतंत्र पर जो असर पड़ता है वो बहुत ही खतरनाक है। और विनीत, राजनीतिक दलों के बारे में आपका क्या कहना है? क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी पर सवाल है, क्योंकि एफबी को लेकर, फेसबुक को लेकर जो रिवीलिंग खबर है वॉल स्ट्रीट जर्नल की, उसमें बिल्कुल साफ है कि किस तरह से फेसबुक के कुछ अधिकारी भारत में बचाव करते रहे हैं। खासकर जो नफरत और विभाजन या जो घृणा फैलाने वाली जो पोस्ट हैं उनका भी बचाव करते रहे हैं, क्योंकि उनका ये मानना रहा है कि इससे सत्ताधारी दल में नाराजगी बढ़ेगी और उनके बिजनेस हैम्पर होंगे। तो ये पहलू एक तरफ है, और दूसरी तरफ ये भी है कि बहुत सारे राजनीतिक जो दल हैं वो भी इसका इस्तेमाल करते रहे हैं, चुनाव में, चुनाव के बाहर भी। तो ये जो पहलू कि एक दल दूसरे दल पर आरोप प्रत्यारोप लगाता है, लेकिन इतने वर्ष हो गए सोशल मीडिया के अपने भारत में प्रवेश के, एक मुकम्मल कोई मैकेनिज्म नहीं है। क्या आपको लगता है ऐसी कोई जरूरत है? देखिए, आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहेंगे। आज बीजेपी पर कांग्रेस का आरोप है, कल बीजेपी कांग्रेस पर लगातार कैम्ब्रिज एनालिटिका के संदर्भ में आरोप लगाती रही है कि डेटा की चोरी और डेटा को मॉनिटर करने का काम होता रहा है, तमाम तरह की बातें। लेकिन इन सब के बीच जो नागरिक खड़ा है वो क्या करे, वो कहां जाए? मैं इसे व्यक्तिगत तौर पर मानता हूं कि नागरिक की जो पूंजी है लोकतांत्रिक व्यवस्था में वो है उसका कॉमन सेंस, और उसे जो ताकत मिलती है वो है वहां का संविधान और वहां का कानून और वहां के नियम। संवैधानिक प्रावधान जो तय किए गए हैं, जो कि एक लंबी प्रक्रिया से निकल कर आई हुई चीज है, उसके प्रति उसका भरोसा और उसके पक्ष में खड़ा होना, इसके अलावा नागरिक के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। और जो दूसरी बात मैं कह रहा हूं वो कॉमन सेंस की, वो ये कि एक नागरिक स्कूल में, कॉलेज में पढ़कर आता है, बड़े बड़े पदों पर है, और दुर्भाग्य अगर आप एडिटर्स के पेज को देखिए न्यूज चैनल और अखबारों के, वो जो बातें कर रहे हैं अपनी ट्विटर और फेसबुक टाइमलाइन पर, वो कॉमन सेंस के बिल्कुल खिलाफ जाती हुई बातें, फेक न्यूज फैला रहे हैं, वो हेट स्पीच फैला रहे हैं बड़े बड़े अखबार और चैनल के लोग। यानी उसका संबंध सिर्फ ज्ञान और सूचना से नहीं है, उसका संबंध इस बात से है कि वो कॉमन सेंस के खिलाफ जाकर काम कर रहे हैं, सिविक सेंस के खिलाफ जाकर काम कर रहे हैं, या कॉमन सेंस और सिविक सेंस को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। एक नागरिक
सिर्फ और सिर्फ अपने कॉमन सेंस के हिसाब से सोच सकता है। और इसके लिए बहुत ज़रूरी नहीं है कि बहुत पढ़ा लिखा ही हो, पढ़े लिखे हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन पढ़े लिखे होकर जो आपको नॉलेज, आपको जो सूचना मिल रही है, उसका इस्तेमाल आप मानवीय पक्ष में और कॉमन सेंस को बचाने में कर रहे हैं या नहीं, ये बड़ा सवाल है। इसलिए हिंदुस्तान फेसबुक के बहाने जहाँ पर खड़ा है, उसमें जो हिंसा, उसमें जो नफरत, उसमें एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य को नहीं देखने, असहमत का होने पर गला घोट देने की जो प्रवृत्ति तेजी से बढ़ी है, उसमें सिर्फ और सिर्फ कॉमन सेंस के बचाने की बात काम आ सकती है। और इसमें बहुत ज़्यादा शास्त्र में भी जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये देखने की ज़रूरत है हम जो लिख रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं, हम जो व्यवहार कर रहे हैं, उससे मानवीय पक्ष से कितना लोकतंत्र को नुकसान पहुंचता है। और बिल्कुल अंत में एक छोटी सी बात की और कुछ कहना चाहते हो, क्योंकि आपने सोशल मीडिया पर काफ़ी काम किया है, तो हमारे दर्शकों के लिए, श्रोताओं के लिए आपको भी अपनी बात संक्षेप में रख सकते हैं। द वॉल स्ट्रीट जर्नल की ये स्टोरी जब सामने आई, उसके बाद कांग्रेस ने जब इस पर सवाल उठाया कि जो सत्ताधारी दल है वो हेट स्पीच, नफरत के जो वक्तव्य हैं उसको फेसबुक उसे मैनिपुलेट करने का काम करता है, और वो सारे संदर्भ उसने सामने रखे हैं कि कैसे उसे हटाने से बचता है, गुरेज करता है। लेकिन मैं यहाँ विपक्ष का मतलब थोड़ा साफ कर देना चाहता हूँ। विपक्ष का मतलब किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई सिर्फ एक दल नहीं होता है। सोशल मीडिया के संदर्भ में तो खैर ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। संसद में विपक्ष कमजोर होता है, लेकिन वर्चुअल स्पेस सोशल मीडिया पर विपक्ष मजबूत होता है, उसकी संख्या ज़्यादा होती है, और विपक्ष में वो नागरिक समाज शामिल होता है जो संसद तक अपनी बात नहीं रख सकते। इसलिए यह कहना कि ये सिर्फ कांग्रेस इसका विरोध कर रहे हैं और कांग्रेस चूंकि कमजोर है तो लाइमलाइट में आने के लिए, अपनी पहचान बनाने के लिए हताशा और फ्रस्ट्रेशन में ऐसा कर रहा है, ये गलत होगा। हम दरअसल विपक्ष की परिभाषा को बहुत ही रिड्यूस करके, कमतर करके देख रहे हैं। आप सोशल मीडिया पर कांग्रेसी नहीं हैं, आप दूसरी पार्टी के नहीं हैं, लेकिन सरकार से असहमति दर्ज करते हुए कुछ लिखते हैं तो भी आप ट्रोल किए जा सकते हैं। इतना ही नहीं, इस देश में दर्जनों बल्कि ज्यादातर मीडिया संस्थान और न्यूज चैनल सत्ता समर्थन में काम करते हैं, उनके पक्ष में माहौल बनाने का काम करते हैं। आप अगर उनसे असहमति भी दर्ज करते हैं तो भी आपको सरकार के खिलाफ मान लिया जाता है। तो ये जो स्थिति बनी है, ये किसी भी नागरिक समाज के लिए बहुत खतरनाक स्थिति है। और अगर हम विपक्ष का मतलब सिर्फ कांग्रेस, सिर्फ राहुल गांधी का वक्तव्य और कुछ पार्टियां मान लेते हैं, हम बड़ी गलती करते हैं और पूरे एक बड़े सवाल से हम अपने को बचाने का काम करते हैं। नागरिक समाज के सवाल सिर्फ राजनीतिक दल में शामिल या राजनीतिक दल के विपक्ष के सवाल नहीं हैं, ये बड़े सवाल हैं, ये अधिकार के सवाल हैं, ये संवैधानिक प्रावधानों के सवाल हैं। इसलिए जब हम विपक्ष की बात कर रहे हैं तो सोशल मीडिया का विपक्ष जरूरी नहीं है कि कांग्रेस वहां, तो उसकी स्थिति बहुत कमजोर है। साल 2013 में रॉबिन जेफरी और एसा डोरे ने एक किताब लिखी, सेलफोन नेशन, और भारत को एक सेलफोन नेशन के तौर पर परिभाषित किया। यानी कि आज से 7 साल पहले जब वो बात कर रहे हैं तो ये बता रहे हैं कि कैसे मोबाइल के जरिए न सिर्फ बातचीत हो रही है बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी राजनीति, हमारा सामाजिक क्षेत्र और छोटे छोटे लघु उद्योग, इन सब पर को लेकर मोबाइल फ़ोन पर हमारी निर्भरता बढ़ रही है। 7 साल में हम बहुत आगे आ चुके हैं उर्मिलेश, और इंटरनेट के स्पीड और स्मार्टफोन से हमारा पूरा कारोबार, हमारी पूरी राजनीति और लोकतांत्रिक व्यवस्था निर्भर है काफ़ी हद तक। और लॉकडाउन के दौरान से लेकर अभी जिस हम कोरोना काल में जी रहे हैं उसमें हमारी निर्भरता और ज़्यादा बढ़ी है। इसलिए अब ये बहस बहुत पीछे छूट गई है कि वर्चुअल स्पेस, आभासी दुनिया उतना प्रभावशाली नहीं है। दरअसल एजेंडा सेटिंग का काम, नीतियां बनाने का काम, उसको प्रभावित करने का काम और एक पूरे नागरिक समाज का मनोविज्ञान तय करने का काम सोशल मीडिया पर हो रहा है। ऐसे में जो फेसबुक का इस्तेमाल उन तमाम क्षेत्र में हो रहा है, एजेंडा सेटिंग के लिए हो रहा है, जनमत निर्माण के लिए हो रहा है, प्रोपेगेंडा के लिए हो रहा है, फेक न्यूज़ फैलाने के लिए हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसमें कुछ अच्छे काम नहीं हो रहे हैं, लेकिन अच्छे काम जो हो रहे हैं वो इतना दब जाते हैं कि राजनीतिक दलों का वॉल्यूम इतना ज़्यादा है और व्यक्तिगत स्तर पर लोगों का इतना अधिक राजनीतिकरण हुआ। राजनीतिकरण शब्द कह रहा हूँ, राजनीतिक जागरूकता मैं नहीं कह रहा हूँ। राजनीतिक जागरूकता का संबंध नागरिक समाज के अधिकार से है। राजनीतिकरण का मतलब है कि एक खास व्यक्ति, पार्टी के प्रति आप नत हो जाते हैं और उसके हिसाब से आप सोचना और बहस करना शुरू करते हैं, बल्कि कुतर्क गढ़ते हैं और फेक न्यूज़ फैलाने का काम करते हैं। इसलिए इसका नागरिक समाज पर बहुत ही गहरा और बहुत ही नकारात्मक असर फेसबुक और तमाम सोशल मीडिया का पड़ रहा है। सिद्धार्थ, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, क्योंकि आपने हिंदी जगत में आप एक चर्चित लेखक हैं और
खासकर आपकी पुस्तकें, आपका अनुवाद खासकर जो हाल के दिनों में आपने किया, इसके अलावा आपकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर धूम मची रहती है। आपके जो पोस्ट हैं न केवल बहुत पढ़े जाते हैं बल्कि बहुत शेयर किए जाते हैं। आप इस पूरे विवाद को कैसे देखते हैं? एक सोशल मीडिया यूजर के रूप में, एक लेखक के तौर पर भी, एक पाठक के तौर पर मेरा अपना अनुभव यह है, और जितना इस तकनीक और उसकी कार्यप्रणाली के बारे में मुझे जानकारी है, यह एक सापेक्षिक तौर पर एक जनतांत्रिक प्लेटफॉर्म है अपनी तकनीक में और अपनी कार्यप्रणाली में। और मेरा व्यक्तिगत अनुभव बताता है कि इसने मेरे जैसे लोगों को इस देश के कोने कोने में उपस्थित मेरी जैसी वैचारिकी रखने वाले बुनियादी तौर पर बहुत सारे साथी दिए, जो उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम देश के अलग अलग कोने में मौजूद है। आज उनके साथ बहुत जीवंत संवाद भी है और विभिन्न विषयों पर वैचारिक बहसें होती हैं, बातचीत होती है, संवाद होता है, व्यक्तिगत तौर पर भी और सोशल मीडिया के माध्यम से भी। तो इस मामले में मेरा अनुभव ये रहा है कि इसने एक व्यापक प्लेटफॉर्म उन लोगों को उपलब्ध कराया है जिनके लिए अपनी अभिव्यक्ति का ऐसा माध्यम पहले उपलब्ध नहीं था। जिन विचारों का मैं हिमायती हूँ इस देश के अंदर, फूले, पेरियार, अंबेडकर, अन्य बहुजन नायकों, भगत सिंह, राहुल संकृत्यायन, मार्क्स, फिदेल, चे गुवेरा, उनकी वैचारिकी के आधार पर देश को देखने, समझने और अपने समकालीन मुद्दों पर राय रखने और लोगों तक पहुंचाने में इसने मेरी मदद पहुंचाई, बहुत ही मदद पहुंचाई है। और दूसरी तरफ यह भी है कि विभिन्न लोगों ने जो विचार प्रकट किए, जैसे आप भी उसमें शामिल हैं और बहुत सारे लोग शामिल हैं, उन विचारों के से भी अपने सोचने के तरीके पर पुनर्विचार करने, उसे संशोधित करने और नए तरीके से सोचने और ज़्यादा मुकम्मल सोचने से सोचने की प्रेरित किया। यानी मेरा कहना ये है कि इस प्लेटफॉर्म ने अपनी तकनीक के जनतांत्रिक होने और अपनी कार्यप्रणाली के चलते एक वैचारिक आदान प्रदान और एकता कायम करने का एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य किया है। मेरा ये व्यक्तिगत अनुभव है। और मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि जो मेनस्ट्रीम मीडिया से हमारे देश के बड़े हिस्से की जो एक नाराजगी है और उसमें सोशल मीडिया के प्रति उसका जो एक यूं कहा जाए कि यहाँ जाने बगैर की सोशल मीडिया के जो ये प्लेटफॉर्म्स हैं वो पूरी दुनिया में कैसे डेमोक्रेसी का नाम लेते हैं, डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म्स होने का दावा करते हैं, लेकिन डेमोक्रेसी के खिलाफ वो किसी हद तक भी चले जाते हैं जहां उनके कारोबार का सवाल आता है। और ये जो कारोबार जो है बिलियंस डॉलर्स में जो करते हैं, उसमें सत्ताधारी दलों को और तमाम तरह के सियासत के और जो हल्के हैं उनका वो भरपूर इस्तेमाल करते हैं और उनको एपीज भी करते हैं। तो ये जो एक कॉन्ट्रडिक्शन या विरोधाभास है, उसमें आप क्या देखते हैं? भारत की डेमोक्रेसी के लिए क्या बेहतर रास्ता होगा? तो जैसा मैं कह चुका हूँ कि अपनी तकनीकी और कार्य प्रणाली में तो ये सोशल है। समस्या वहां खड़ी होती है जब इसके मालिकाने नियंत्रण की प्रणाली और शेयर धारकों के मुनाफे का प्रश्न आता है। जहां एक तरफ ये अपने जिस विज्ञान से पैठ के आधार पर काम करती है, यानी जो इसकी तकनीक है और जिस तरह से काम करती है, उसमें तो ये इसका स्वरूप जनतांत्रिक है, सापेक्षिक तौर पर जनतांत्रिक है और इसकी कार्य करने की पद्धति भी जनतांत्रिक है। लेकिन जब इसके मालिकाने का प्रश्न आता है तो इसका मालिकाना पूरी तरह एकाधिकारिक है, एक व्यक्ति के हाथ में है। मान लीजिए फेसबुक के लें और व्हाट्सएप के लें तो मार्क जुकरबर्ग, ट्विटर के लें तो एक व्यक्ति के हाथ में है। और इतना ही नहीं, इसके जिस प्लेटफॉर्म पर काम करती है, यानी जो गूगल जिस प्लेटफॉर्म पर काम करती है या अन्य दूसरे जो प्लेटफॉर्म है, वो भी मालिकाना एकाधिकारिक है। मालिकाने के साथ एक दूसरी चीज आती है कि विभिन्न देशों में जो इसकी नियंत्रण की प्रणाली है, नीचे से ऊपर तक नियंत्रण की प्रणाली है,
तो स्वाभाविक ये होता है कि नियंत्रण की प्रणाली में उन देशों में जो ताकतवर वर्ग हैं और ताकतवर समूह हैं वो इसकी नियंत्रण की प्रणाली के वर्चस्व पर है, शीर्ष पर है, और वो अपने जो उनकी जो वैचारिकी है और उनके जो भौतिक हित हैं उन हितों को और उस वैचारिकों को प्रमोट करते हैं। जैसे भारत में इस पर अपर कास्ट का नियंत्रण, करीब करीब अपर कास्ट के लोगों का नियंत्रण है। जितने भी तथ्य हैं वो अपर कास्ट नियंत्रित करता है, और जो संपत्तिशाली वर्ग है वो इसको नियंत्रित करता है। नियंत्रण की भारत में जो प्रणाली उस पर उनका वर्चस्व है, और दूसरी तरफ एक आधिकारिक मालिकाना है। और तीसरी चीज जो इसके साथ आती है कि जो इसके शेयर धारक हैं, मालिकों के अलावा इसके पूरी देश दुनिया में फैले हुए विभिन्न शेयर धारक हैं, उनका इंटरेस्ट होता है कि मैक्सिमम मुनाफा कैसे कमाया जाए। तो तीन चीजें मिलकर के मालिकाने का स्वरूप, स्थानीय स्तर पर ऊपर से लेकर नीचे तक नियंत्रण की इसकी प्रणाली, और तीसरा जो इसका मुनाफा, मैक्सिमम मुनाफा कमाने की जो इसकी चाहत है, परिणाम ये होता है कि अपने स्वरूप में जो जनतांत्रिक प्रणाली है, जनतांत्रिक तकनीकी है और की कार्य प्रणाली जनतांत्रिक है, उसको एक एकाधिकारिक प्रणाली में बदल देती है। और फिर ये क्या होता है, वो पूरी तरह से उन देशों के अंदर विश्वव्यापी स्तर पर भी और विभिन्न देशों में के अंदर जो उस देश के संपत्तिशाली वर्ग हैं, उस देश के जो वैचारिक तौर पर वर्चस्वशाली वर्ग हैं, तबके हैं, उनके वर्चस्व का वो माध्यम बन जाता है। जैसे भारत में अगर आप देखें तो भारत में इस समय सबसे ताकतवर फोर्स हिंदू मतलब अपर कास्ट, तो अपर कास्ट, उसमें भी अपर कास्ट मर्द, व्यक्तित्व ने विचार प्रणाली के तौर पर इनका नियंत्रण है। तो फेसबुक अपनी प्रणाली में जनतांत्रिक होते हुए भी और अपने कार्य पर अपने स्वरूप में जनतांत्रिक होते हुए भी अपनी मोनोपोली, जो 3 स्तरों की प्रणाली है, उसका मालिकाना और उसका मुनाफा की चाहत और उसका स्थानीय स्तर पर नियंत्रण, ये तीनों मिलाकर के इसके वर्चस्वशाली लोगों के हित में काम करने वाला उपकरण बना देते हैं। और ये पिछले दिनों जो सारा घटनाक्रम, सारे तथ्य हैं, इसके पहले भी जो जितने तथ्य आए हैं वो बताते हैं कि ये एक जनतांत्रिक प्रणाली और तकनीक कैसे एक एकाधिकारिक प्रणाली में बदल जाती है और वर्चस्वशाली हितों की लोगों की रक्षा करने लगती है। वही काम फेसबुक और ये सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म, विभिन्न प्लेटफॉर्म भारत में कर रहे हैं। मैं समझता हूं दोस्तों, आपने हमारे दोनों मेहमानों की बात सुनी और नतीजा आप निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि इस पूरे पहलू को लेकर जो एक विवाद है उसके समाधान के लिए चिंता जाहिर की जा रही है इस वक्त, और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की मांग बहुत सारे राजनीतिक दल उठा रहे हैं। मैं समझता हूं कि भारत में पार्लियामेंट जो है सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, सबसे बड़ा मंच है हमारी डेमोक्रेसी का। अगर अमेरिकी सीनेट में भी मैंने देखा कि मार्क जकरबर्ग को बुला करके पूछताछ की गई, उन्हें माफी उनको मांगनी पड़ी थी। तो भारत जैसे मुल्क में जो सुप्रीम है पार्लियामेंट हमारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस में सबसे, उसमें अगर ये बात उठती है, पूछताछ होती है, पड़ताल होती है, तो ये एक बेहतर रास्ता मुझे नजर आता है। आप इस पर सोचें, विचारें, और इन शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।